गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम 10th क्लास के क्रैश कोर्स में इतिहास विषय पाठ 2 समाजवाद और साम्यवाद एवं रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। आप कॉपी और कलम लेके इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, घटनाएं हैं, उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि इसे संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोग के लिए। समाजवाद और साम्यवाद ऐसे दो शब्द हैं जिनके बारे में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है और जानना बेहद ज़रूरी है कि समाजवाद और साम्यवाद क्या है। मोटे तौर पे समाजवाद और साम्यवाद एक ही व्याख्या करते हैं कि ऐसी व्यवस्था जो किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए न होकर समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान हो, लेकिन इनमें कुछ मौलिक अंतर भी हैं। आइए हम देखें कि इनमें क्या मौलिक अंतर है। समाजवाद यह कहता है ये दोनों व्यक्ति से ज़्यादा समाज को महत्व देते हैं। समाजवाद भी देता है, समाजवाद कहता है कि यहाँ व्यक्ति ज़्यादा समाज का महत्व है। जब समाज की बातें आती हैं तो फिर एक समानता की बात होती है, यानी समाज में लोग एक दूसरे के बराबर हों। और समाजवाद कहता है कि राज्य जो है एक ऐसी संस्था है जो समाज में एकरूपता ला सकता है। राज्य ऐसे नीतियों का निर्माण करे जिससे समाज में एकरूपता बनी रहे। इससे राज्य के महत्व का पता चलता है। साथ ही साथ समाजवाद कहता है कि व्यक्ति जो है को क्षमता के अनुसार उसको पैसे मिलेंगे, यानी जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे और जो कम काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। इस तरह देखा जाए तो समाजवाद में कुछ हद तक आर्थिक विषमता को, आर्थिक अंतर को स्वीकारा जा सकता है। इस तरह समाजवाद का जो स्वरूप है वो राजनीतिक है। इसका स्वरूप जो है राजनीतिक है। लेकिन साम्यवाद में थोड़ी विचित्र बात है। साम्यवाद भी व्यक्ति ज़्यादा समाज को महत्व देता है, लेकिन यह कहता है कि समाज दो वर्गों में विभक्त है, एक शोषक है और दूसरा शोषित है। तो शोषक कौन है भाई? जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है वो शोषक हैं। नियंत्रण उत्पादन के उत्पादन के साधन कौन कौन हैं? तो कल कारखाने, फैक्ट्री, जमीन जायदाद, यानी जिनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है या एकाधिकार है वो शोषक है, और जिनका नहीं है वो शोषित है। तो फिर साम्यवाद कहता है कि समाज में जब शोषक वर्ग नहीं रहेंगे तभी समाज में एकरूपता होगी। साम्यवाद कहता है तो इसके लिए जरूरी है कि राज्य जो संस्था है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि राज्य जो है वो शोषक वर्ग को प्रश्रय देता है। जब राज्य ही नहीं रहेगा तो न शोषक रहेंगे और न कोई शोषण करने वाला रहेगा, तो केवल और केवल बचेंगे शोषित वर्ग या मजदूर वर्ग, तब समानता होगी। फिर एक और बात कहता है इसमें साम्यवाद में कि व्यक्ति को क्षमता के अनुसार नहीं, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार पैसे मिलेंगे। यानी व्यक्ति को काम करने की क्षमता 10 घंटा है, अगर उसे 6 घंटे काम के बराबर ही पैसा मिले और उसकी आवश्यकता पूरी हो जा रही है, तो ये साम्यवाद है। यानी साम्यवाद का जो स्वरूप है वो सामाजिक है। इस तरह हम देखते हैं कि साम्यवाद और समाजवाद में ये अंतर है, मौलिक अंतर। अब आइए हम अगला टॉपिक देखें, और ये क्वेश्चन बार बार आता भी है
कि समाजवाद और साम्यवाद किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है कार्ल मार्क्स की जीवनी। आइए हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। ये महान इतिहासकार, लेखक, साहित्यकार और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने समाजवाद की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इस संदर्भ में, इस प्रक्रम में इन्होंने 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स के सहायता से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की और कब हुई। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1867 ईस्वी में इन्होंने दास कैपिटल की रचना की। दास कैपिटल एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। यह समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है और इसमें कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी दर्शन या मार्क्सवादी दर्शन, जिन्हें साम्यवादी दर्शन के रूप में जाना जाता है, को दर्शाया है। और 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनके बारे में जीवनी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब आइए हम थोड़ा चर्चा करें मार्क्सवादी दर्शन के बारे में। मार्क्सवादी दर्शन। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने मानव जीवन की आर्थिक व्याख्या की। इनका कहना है कि आर्थिक गतिविधियां ही मानव जीवन और उनके इतिहास के स्वरूप को नियंत्रित करती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मानव इतिहास 2 वर्गों के संघर्ष की कहानी है, यानी 2 वर्ग जो उत्पादन के साधनों पर आधिपत्य के लेकर निरंतर संघर्ष चल रहे संघर्षों का इतिहास ही मानव जीवन का इतिहास है। उन्होंने कहा कि इतिहास 3 वर्गों में विभक्त है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में स्वतंत्र और गुलामों के बीच संघर्ष हुआ। मध्यकाल में किसानों और सामंतों के बीच संघर्ष हुआ और आधुनिक काल में पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच संघर्ष हुआ। ये कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो श्रमिकों के द्वारा अर्जित मुनाफे को हड़प लेते हैं। तो कहना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब समाज में पूंजीवादी या पूंजीपति नहीं रहेंगे तभी समाज में एकता लाई जा सकती है। इसके लिए क्रांति भी की जा सकती है और क्रांति हिंसक भी हो सकती है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब तक पूंजीपतियों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक समाज में एकता नहीं होगी। इस दर्शन का विश्व के सभी मजदूरों में, किसानों में संघर्ष करने की प्रेरणा जगी और इसके फलस्वरूप यूरोप के कई राज्यों में, कई देशों में साम्यवादी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण हुआ। जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी की स्थापना हुई, जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, रूस में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई
ये सभी पार्टियां मार्क्सवादी दर्शन से प्रेरित थी। इसी से प्रेरित होकर 1864 ईस्वी में लंदन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। उस सम्मेलन में कार्ल मार्क्स ने संबोधित किया किसान मजदूरों को, कि कहा कि मजदूर अपने महत्व को समझें और अपने संघर्षों के द्वारा ही समाज में एकरूपता ला सकते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जहां कर्तव्य है वहां अधिकार है, और जहां अधिकार है वहीं कर्तव्य है। उसके बाद 1888 ईस्वी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई पेरिस में। उसमें यह तय किया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि 1 मई को मजदूर दिवस की घोषणा कब हुई। तो 1888 ईस्वी में पेरिस के सम्मेलन में यह तय किया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए, और इसके फलस्वरूप 1890 ईस्वी में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, और अमेरिका और यूरोप के कई राष्ट्रों में, कई देशों में उस दिन हड़तालें और प्रदर्शन किए गए। इस तरह देखा जाए तो मार्क्सवादी दर्शन का पूरे विश्व में बड़ी तेजी से प्रभाव बढ़ा, और जिसके फलस्वरूप रूस में पहली बार, ये कहे कि विश्व में पहली बार समाजवादी सरकार की स्थापना रूस में हुई। ये क्वेश्चन आता भी है कि विश्व में समाजवादी सरकार की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रूस। अब आगे हम बढ़ते हैं कि रूसी क्रांति क्यों हुई। 1917 में रूसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति 1905 में भी हुई और 1917 में भी हुई। क्वेश्चन आता है कि रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति, कभी क्वेश्चन आता है नवंबर क्रांति, कभी आता है बोल्शेविक क्रांति। तो उस समय जार के तानाशाही शासन के चलते सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में एक सामूहिक विस्फोट हुआ, जो रूसी क्रांति के रूप में सामने आया। अब चूंकि नवंबर क्रांति से भी क्वेश्चन आता है कि नवंबर क्रांति किसे कहते हैं। क्योंकि 7 नवंबर 1917 को रूस में क्रांति जो हुई, 7 नवंबर 1917 को जो क्रांति हुई, इसलिए इसे नवंबर क्रांति भी कहते हैं। अब यह जो है पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 तिथि हुई, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। बोल्शेविक क्रांति भी इसका नाम है। क्योंकि 1917 की क्रांति जो है बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में, या ये कहें कि लेनिन के नेतृत्व में लड़ी गई। क्योंकि यह बोल्शेविक दल के नेतृत्व में लेनिन के द्वारा यह लड़ी गई क्रांति है, और उसमें लेनिन के द्वारा ही समाजवादी सरकार की स्थापना की गई, इसलिए इसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। इसमें खूनी रविवार से भी क्वेश्चन आता है कि खूनी रविवार क्या है। नौ जनवरी 1905 को रूस में, चूंकि उस समय रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा काफी खराब हो चुकी थी। किसानों की स्थिति खराब थी, मजदूरों की स्थिति खराब थी, लोगों को अनाज नहीं मिलता था, बेकारी की समस्या पुरजोर थी। इसके अलावा श्रमिकों को रोजगार नहीं था और ना ही उनके पास पैसे थे। तो उस देश की, उस समय
मजदूर, श्रमिक जितने भी थे अपने बीवी बच्चों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग के राजमहल को चारों तरफ से घेर लिया। राजा के सैनिकों ने उस दिन उस निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिसमें काफ़ी संख्या में मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ मारे गए। चूंकि यह बहुत बड़ी घटना है और उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए रूस के इतिहास में उस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में भी आता है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे हम जानेंगे कि रूसी क्रांति के क्या क्या कारण हैं। आइए हम रूसी क्रांति के कारण के बारे में जानें। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है। आपको दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में भी ये सवाल आता है। तो रूसी क्रांति के कारण में सबसे पहला कारण है कि जार की निरंकुश और तानाशाही शासन व्यवस्था। रूस का जार अपने को ईश्वर का दूत समझता था। अपने जीवन शैली में उसकी जीवन जो शैली थी काफी खर्चीली थी। न कोई सामाजिक व्यवस्था न आर्थिक व्यवस्था उसके समय में ठीक थी। किसानों की स्थिति दयनीय थी। और जो रूस का संसद था, जिसे ड्यूमा कहा जाता है, रूस का संसद, यह ऑब्जेक्टिव में आता है, इसे याद रखेंगे। उसमें केवल जार के जो सपोर्टर लोग थे या शुभचिंतक थे वही थे। आम पब्लिक की कोई समस्या उन ड्यूमा में नहीं सुलझाई जाती थी। लोग जार के नीतियों से डरे हुए थे, जिसके कारण क्रांति अनिवार्य हो गया था। दूसरा है जार की रूसी नीति। जार कहता था कि एक रूस, एक चर्च और एक धर्म, यानी एक जार, एक चर्च और एक रूस। यानी जार का कहना था कि रूस में केवल एक ही जाति के लोग, रूसी जाति के लोग रह सकते हैं। तो रूस में जो अन्य जातियां भी रहती थी वो जार की नीतियों से काफी विक्षुब्ध हो चुकी थी, जिसके चलते क्रांति सुनिश्चित हो गई। तीसरा है कि नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। आपको ये जानना चाहिए कि राजतंत्र व्यवस्था, जो राजा का जो व्यवस्था होता है राजतंत्र, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। उनको न किसी प्रकार की आज़ादी होती है, न विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। तो उस समय रूस में यही थी। प्रेस की आज़ादी नहीं थी, न व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकते थे। इस तरह देखा जाए तो सभी तरह की आज़ादी उस समय पर पाबंदी थी। चौथा है राजनीतिक प्रतिष्ठा में कमी। आपको मालूम होना चाहिए कि जब 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था तो उसमें रूस की हार हुई थी। तुर्की, फ्रांस और इंग्लैंड की सम्मिलित सेना रूस के विरुद्ध लड़ी थी, जिसमें रूस की हार हुई थी। इससे भी रूस की जनता में जार के नीतियों के प्रति काफ़ी विक्षोभ हुआ। इसके अलावा 1904-05 में रूस जो है जापान से हार गया। आपको मालूम है कि जापान जो है एक छोटा सा देश है और रूस बहुत बड़ा देश है। तो उस समय लोगों को यह लगा कि कैसा राजा है जी कि एक छोटा सा देश विशाल काय रूस को हरा दिया। इससे राजनीतिक प्रतिष्ठा में काफी आघात पहुंचा और लोग जार के नीतियों के विरोध में हो गए। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार हो रही थी। जार चाह रहा था कि जनता राजा या उसका सपोर्ट करे, लेकिन जनता चाह रही थी कि युद्ध में वो भाग न ले। उस समय सेनाओं के पास न कोई कपड़े थे, न हथियार थे, न उनके खाने पीने का सामान था। लेकिन इसके बावजूद भी
वो युद्ध में शामिल थे और लगातार उनकी हार हो रही थी, जिस कारण जनता काफी उसका विरोध की और अंत में जार और जरीना की भूमिका, उस समय जार निकोलस द्वितीय का शासन था जो काफी भ्रष्ट था। उसकी पत्नी जरीना, चूंकि रूस के राजा को जार कहा जाता है और उसकी पत्नी को जरीना कहा जाता है, जो रूस की जरीना थी वह भी काफी भ्रष्ट थी। वह एक भ्रष्ट पादरी रासपुटिन के प्रभाव में ज्यादा रहती थी। वो भ्रष्ट पादरी अपने प्रभाव से राजा से मनमाना काम करवाता था, जिससे जनता काफी उसका विरोध करती थी। तो इस तरह देखा जाए तो ये सभी कारण मिलकर रूस की क्रांति को प्रोत्साहित किए। अब आइए, अगला है लेनिन की जीवनी। रूस के इतिहास में लेनिन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। व्लादिमीर इलीच उलियानोव के नाम से प्रसिद्ध लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 में रूस में हुआ था। वे महान समाजवादी नेता थे, एक क्रांतिकारी नेता थे। इनके नेतृत्व में ही बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इन्होंने रूस के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में कई सुधार किए। साम्राज्यवादी नीतियों का अंत किया। गुटबंदी जो थी उस समय चल रही थी उसका भी अंत किया। इस तरह देखा जाए तो रूस के नव निर्माण में लेनिन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेनिन ने अपनी नीति अपनाई कि 3 कदम आगे बढ़ना और 1 कदम पीछे हटना, फिर भी 2 कदम आगे रहना की नीति अपनाई। उस समय रूस की स्थिति काफी चरमरा गई थी। इसके लिए कुछ लॉस सह के भी अगर कुछ हासिल हो तो उस नीति को अपनाते हुए लेनिन ने रूस का कई क्षेत्रों में विकास किया और इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हुई। इसे याद रखेंगे। उन्होंने अप्रैल थीसिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोल्शेविक पार्टी के निर्माण या जब सरकार बनी तो उस समय उन्होंने अप्रैल थीसिस में बोल्शेविक पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम को निर्दिष्ट किए, है ना। उसमें मुख्य बातें थी। अप्रैल थीसिस में भूमि, रोटी और शांति, ये अप्रैल थीसिस की मुख्य सिद्धांत थे। भूमि किसानों के लिए, रोटी मजदूरों के लिए और शांति सैनिकों के लिए। यह सिद्धांत अप्रैल थीसिस के नाम से फेमस हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यह बार बार पूछा जाता है। यानी बोल्शेविक दल की पार्टी की ये सिद्धांत और कार्यक्रम है जो अप्रैल थीसिस में ये स्थापित हैं। अब आइए नेप के बारे में जाने कि नेप क्या है। लेनिन जब सत्ता संभाले तो उन्होंने रेलवे, कारखाना, जितने भी प्रतिष्ठान थे उसका राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया।
शुरू शुरू में इसका थोड़ा सा विकास धीरे हुआ, यानी लॉस ज़्यादा होने लगे। तो इसमें सुधार करने के लिए कुछ शर्तों में ढील, कुछ सुविधाओं में ढील देते हुए उन्होंने नई आर्थिक नीति 1921 में प्रस्तुत की, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। इसमें महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। जो पहला कि कर के रूप में जो पहले अनाज लिया जाता था उसको बंद करके अब निश्चित रकम तय की गई। दूसरा, सैद्धांतिक रूप से जमीन का मालिक राज्य को बनाया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में जमीन का मालिक किसानों को बनाया गया, जिससे किसान अपने जमीन का मालिक हुए और खेती काम जोर शोर करेंगे, जिससे खेती में काफी वृद्धि हुई, कृषि कार्य में। बैंकिंग प्रणाली का विकास किया गया। ट्रेड यूनियन, उस समय रूस में ट्रेड यूनियन काफी महत्वपूर्ण रोल था, जिससे विकास अवरुद्ध होते थे। ट्रेड यूनियन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। विदेशी पूंजी को निश्चित शर्तों के साथ सीमित रूप में निवेश करने की आज़ादी मिली। इस तरह देखा जाए तो नेप के माध्यम से उन्होंने नई आर्थिक नीति यानी नई इकोनॉमिक पॉलिसी के माध्यम से रूस का कायाकल्प करने की कोशिश की। अब आइए रूसी क्रांति का महत्व और उसके परिणाम जाने। रूसी क्रांति का महत्व एवं परिणाम। 1917 की क्रांति के पहले 1789 जो फ्रांस की क्रांति थी वो राजनीतिक क्रांति थी, लेकिन रूस की क्रांति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, या यह कहा जाए ये वैश्विक घटना के रूप में काफ़ी इसका महत्व है। इसने केवल रूस को ही नहीं पूरे विश्व की व्यवस्था को बदल रख दिया। इसने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया और 1950 तक पूरे विश्व में इसका प्रभाव तेजी से फैला और एक महाशक्ति के रूप में इसने एक समाजवादी यानी मजदूरों और श्रमिकों की सत्ता को स्थापित करने में यह क्रांति काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अब परिणाम जाने कि रूसी क्रांति का परिणाम क्या हो। तो पहला परिणाम यह है कि सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई। बोल्शेविक क्रांति ने किसानों, मजदूरों और सर्वहारा वर्ग के लोगों के सम्मान में वृद्धि की और इनकी एक सत्ता स्थापित की। इसलिए काफी महत्वपूर्ण परिणाम इसका था। दूसरा है कि पूंजीवादी राष्ट्रों ने भी आर्थिक समानता को लागू किया। जब रूसी क्रांति हुई और जब साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा तो पूंजीपति राष्ट्रों ने भी यह माना कि जब तक आर्थिक समानता नहीं लागू किया जाएगा तो फिर राजनीतिक समानता नहीं होगी। तो राजनीतिक समानता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता को लागू करना नितांत ही आवश्यक है। तीसरा है कि अन्य देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जब रूस में समाजवादी सरकार की सत्ता जब स्थापित हो गई तो देखा देखी अन्य राष्ट्रों में भी साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, जैसे चीन, वियतनाम, इन देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। चौथा है साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का अंत। इस क्रांति ने साम्राज्यवादी जो नीतियां थी, जो देश थे, उसको अंत करने का बहुत बड़ा काम किया। जिन जिन देशों में विदेशी सत्ता कायम थी उस देशों को रूस ने अपना सपोर्ट दिया
और बड़ी तेजी से साम्यवादी व्यवस्था लागू होने में इसने मदद की। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो परिणाम नया शक्ति संतुलन। जब साम्यवादी सरकार के रूप में रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा तो फिर पूंजीवादी राष्ट्रों का मुखिया के रूप में अमेरिका आगे आया। यानी इसे देखा जाए तो विश्व दो पार्ट में बढ़ गया, एक पूंजीपति राष्ट्र और एक साम्यवादी राष्ट्र। साम्यवादी राष्ट्र का अगुवा रूस हुआ तो पूंजीपति राष्ट्रों का अगुवा अमेरिका बना। इसे देखा जाए तो विश्व दो पार्ट में बढ़ गया और इसी में जो आगे चलकर शीत युद्ध का कारण बना। इस तरह देखा जाए तो यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा और इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। इसको ध्यान से आप रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।